हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स, मतलब विभिन्न या संबंधित व्यक्तियों के बीच अगर आपूर्ति की गई है तो उसका मूल्य कैसे निकाला जाएगा। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स को ठीक से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए अच्छे से। तो आइए, राम एंड श्याम लिमिटेड ऑफ रांची स्टार्टेड ए ब्रांच एट मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, टू विच goods were sent without consideration। रांची की राम श्याम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक शाखा शुरू की। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। शाखा नकद और उधार दोनों प्रकार की बिक्री करती है। हेड ऑफिस परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सप्लायर इन रांची एंड ट्रांसफर्ड द सेम टू हिज ब्रांच इन मिर्जापुर विदाउट कंसिडरेशन। मुख्य कार्यालय ने रांची में आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदकर अपनी मिर्जापुर में स्थित शाखा को बिना प्रतिफल के बदले हस्तांतरित कर दिया। द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स इज ₹1,30,000। ऐसे सामानों का खुला बाजार मूल्य 1,30,000 रुपए है। ब्रांच इज ऑल्सो सेलिंग गुड्स ऑफ like quality to unrelated person at ₹1,50,000। शाखा असंबंधित व्यक्ति को यानी अनरिलेटेड पर्सन को इसी तरह की क्वालिटी का माल 1,50,000 रुपए में बेच रही है। What will be the value of supply as per valuation rules? मूल्यांकन नियमों के अनुसार आपूर्ति का मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में रांची की एक कंपनी है रामश्याम लिमिटेड। उसने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपनी एक ब्रांच खोली। ये जो मिर्जापुर ब्रांच है ये कैश एंड क्रेडिट दोनों तरह का सेल करती है। रांची हेड ऑफिस ने रांची में ही किसी सप्लायर से सामान खरीदकर अपने मिर्जापुर ब्रांच को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया। जिस सामान को हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को ट्रांसफर किया, ऐसे सामान का ओपन मार्केट प्राइस 1,30,000 रुपए है और जो मिर्जापुर ब्रांच है वो अनरिलेटेड पर्संस को इसी क्वालिटी का माल 1,50,000 में बेच रही है। तो अब आपको वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग बताना है कि सप्लाई का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया है सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 का जो सेक्शन 7 है उसके अनुसार शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किया गया एक्टिविटीज उसको सप्लाई में शामिल किया गया है जो कि विदाउट कंसिडरेशन किया जाता है या किए जाने के लिए एग्री कर लिया गया है। यहां भी इस क्वेश्चन में रांची हेड ऑफिस मिर्जापुर ब्रांच को जो सप्लाई कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन है ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोगों को लिखना होगा एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST Act 2017,
सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 के अनुसार शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज को स्पेसिफाई किया गया है जिसको कि सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों न किया गया हो। इसके अलावा सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो शेड्यूल 1 है वो यह बताता है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज या दोनों का जो लेन देन होता है उसको सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन किया गया हो, है ना। मतलब शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड्स दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज between related persons or between distinct persons when made in the course or furtherance of business shall be fall within the ambit of the term supply, even if supply are made without consideration। अब वैल्यूएशन से पहले इस बात को फिर समझ लें, सीजीएसटी एक्ट 2017 का जो सेक्शन 7 है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज को स्पेसिफाई किया गया है जिसको कि सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन किया गया हो। इसके अलावा शेड्यूल 1 ये बताता है कि कारोबार के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, संबंधित व्यक्तियों या भिन्न व्यक्तियों के बीच, रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज या दोनों का लेन देन अगर विदाउट कंसिडरेशन भी किया गया है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई for the purpose of levy GST shall be determined as per the valuation rules। GST लगाने के लिए सप्लाई का जो वैल्यू है वो डिटरमाइनिंग रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब आपूर्ति का जो मूल्य है, सप्लाई का जो वैल्यू है, उसको निर्धारित करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार सप्लाई का वैल्यू निकाला जाएगा ताकि जीएसटी इंपोज किया जा सके। वैल्यूएशन के जो रूल्स हैं उनके अनुसार किसी एजेंट के माध्यम से सप्लाई के अलावा, मतलब एजेंट जो सप्लाई करता है उसको छोड़कर डिफरेंट, मतलब कि डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई या दोनों का जो वैल्यू है वो ओपन मार्केट प्राइस होगा यदि ऐसा वैल्यू अवेलेबल है तो। मतलब कहने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन रूल्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ between distinct persons or related person other than where the supply is made through an agent shall be the open market value of such supply if open market value is available। तो ये कह रहा है कि अगर डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स के बीच में गुड्स की सप्लाई की गई है, मतलब कि सप्लाई थ्रू एन एजेंट को छोड़कर, उस कंडीशन में जो ओपन मार्केट वैल्यू होगा उसी को सप्लाई का वैल्यू
माना जाएगा अगर ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो। हालांकि यदि गुड्स रेसिपिएंट के द्वारा आगे की सप्लाई करने के लिए रिसीव किया गया है तो रेसिपिएंट के द्वारा ग्राहक से ली गई राशि का, ग्राहक का मतलब कौन है, ग्राहक कौन है, अनरिलेटेड पर्सन, उससे लिए गए अमाउंट का 90% सप्लायर सप्लाई के वैल्यू को ऑप्शन के रूप में चुन सकता है। However, if the goods are intended for further supply as such by the recipient, then the value shall, at the option of the supplier, 90% of the amount charged from the customer, that means unrelated party, by the recipient. तो शुरू से एक बार देख लें। CGST एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है कि शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज को स्पेसिफाई किया गया है जो कि विदाउट कंसिडरेशन होने पर भी सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल 1 ये कहता है कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर रिलेटेड पर्सन्स या डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज या दोनों का लेन देन हुआ है, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। जीएसटी लगाने के लिए सप्लाई का वैल्यू वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। वैल्यूएशन रूल कहता है कि किसी एजेंट के थ्रू सप्लाई जो होता है उसको छोड़कर डिस्टिंक्ट पर्सन्स और रिलेटेड पर्सन्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज की अगर सप्लाई की जाती है तो जो ओपन मार्केट प्राइस है उसी को सप्लाई का वैल्यू माना जाएगा अगर ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो। साथ में यह भी कहता है कि अगर गुड्स रिसीव करने वाला उसको आगे भी सप्लाई करने वाला, मीन्स वो फर्दर सप्लाई करने के लिए गुड्स रिसीव किया है, तो जो रेसिपिएंट है, रिसीवर है गुड्स का, वो अनरिलेटेड पर्सन मतलब कस्टमर, ग्राहक, उससे जो अमाउंट वो चार्ज करेगा उसका 90% जो वैल्यू आएगा उसको सप्लायर सप्लाई का वैल्यू मान सकता है। ये भी उसको ऑप्शन मिला हुआ है। तो ये जो प्रोविजंस हैं इसके अकॉर्डिंग सप्लाई का वैल्यू सप्लायर के अकॉर्डिंग चुना गया जो ऑप्शन है उसके अनुसार हो सकता है। एज पर द अबव प्रोविजन वैल्यू ऑफ सप्लाई मे बी एज अंडर एज पर द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। पहला ऑप्शन क्या है, रुपीज 1,30,000, 1,30,000 रुपया, being an open market value of supply from head office to ब्रांच। ठीक है, ओपन मार्केट प्राइस 1,30,000 का है ना। वैल्यूएशन रूल कह भी रहा था कि किसी एजेंट के माध्यम से सप्लाई के अलावा डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन्स के बीच गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई या दोनों का जो वैल्यू है वो ओपन मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, और दूसरा था कि अगर रेसिपिएंट जो है गुड्स का जो प्राप्त करता है, रिसीव करने वाला पर्सन जो है, अगर वो फर्दर सप्लाई करने के लिए गुड्स रिसीव किया है तो वो अपने कस्टमर से जो पैसा चार्ज करेगा उसका 90% जो आएगा उसको भी सप्लाई का वैल्यू माना जा सकता है। तो नंबर 2 क्या होगा, ये हो जाएगा रुपीज
1,35,000। कैसे? 90% ऑफ रुपीज 1,50,000। कस्टमर को 1,50,000 में बेच रहा है, मतलब कि उसी क्वालिटी का माल जो है ब्रांच जो है कस्टमर को 1.5 लाख में बेचता है। तो कस्टमर से जो अमाउंट लिया गया उसका 90% 1,35,000 रुपया होगा। बीइंग 90% ऑफ द अमाउंट चार्ज्ड from the customer। कस्टमर कौन है यहां पर? अनरिलेटेड पार्टी है बाय द रेसिपिएंट। यहां रेसिपिएंट कौन था? ब्रांच। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि रांची की एक कंपनी है रामश्याम लिमिटेड, उसने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक ब्रांच शुरू किया। ये जो मिर्जापुर ब्रांच है ये कैश और क्रेडिट दोनों तरह का सेल करती है। रांची हेड ऑफिस ने रांची में ही किसी सप्लायर से सामान खरीदकर अपने मिर्जापुर ब्रांच को विदाउट कंसिडरेशन गुड्स ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही सामान का ओपन मार्केट प्राइस 1,30,000 है। ब्रांच जो है वो जो अपने कस्टमर को इसी क्वालिटी का माल बेचती है तो 1.5 लाख रुपए लेती है। अब आपको सप्लाई का वैल्यू बताना है, तो आपको हम बताएं कि सेक्शन 7 कहता है कि शेड्यूल 1 में जिन एक्टिविटीज को बतलाया गया है वो अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है तो सप्लाई माना जाएगा उसको। शेड्यूल 1 ये भी कहता है कि अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रिलेटेड पर्संस या डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में गुड्स या सर्विसेज या दोनों का लेन देन हुआ है और वो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब जीएसटी चार्ज करने के लिए सप्लाई का जब वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे तो वो वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग होगा। वैल्यूएशन रूल कहता है कि किसी एजेंट के माध्यम से सप्लाई के अलावा डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्संस के बीच में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई अगर की जाती है तो उस सप्लाई का जो ओपन मार्केट प्राइस है उसी को सप्लाई का वैल्यू माना जाएगा अगर ओपन मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो। एक तरफ यह भी कहता है कि गुड्स रिसीव करने वाला अगर उसको फर्दर सप्लाई करने के लिए रिसीव किया है तो जो रिसीवर है यानी कि प्राप्तकर्ता, जैसे यहां पर ब्रांच है मिर्जापुर ब्रांच, वो अपने कस्टमर से जो अमाउंट चार्ज करेगी उस अमाउंट का 90% जो होगा उसको भी सप्लाई का वैल्यू सप्लायर मान सकता है, उसको ऐसा ऑप्शन मिला हुआ है। तो इसी कारण से एक तरफ ओपन मार्केट प्राइस 1,30,000 रुपया, ठीक है, और दूसरी ओर है कि ब्रांच जो अपने कस्टमर को 1.5 लाख में सामान बेच रहा है, इसका 90% अमाउंट जो कि 1,35,000 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है सप्लायर के पास में कि वो दोनों में से किसी भी एक को, ये आपका ओपन मार्केट प्राइस 1,30,000 रुपया या 1,35,000 रुपया, जो कस्टमर को जो सेल किया जा रहा है 1.5 लाख में उसका 90%, इन दोनों में से किसी एक को सप्लायर सप्लाई का वैल्यू मान सकता है, उसके पास में ऐसा ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अगले क्लास में देखेंगे हम लोग।